हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्विकली देखने वाले हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 जो कि कॉम्प आईटी और एआईएमएल ब्रांच के लिए है पुणे यूनिवर्सिटी का, वो भी 2019 पैटर्न का, उसकी इन सेमेस्टर की तैयारी किस तरीके से करनी, राइट। क्विकली बताऊंगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की डिटेलिंग में मैं नहीं जाने वाला हूं। क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना करना है, किसको ज्यादा वेटेज है, किसको बिल्कुल भी वेटेज नहीं है, लास्ट के सारे पेपर्स आपको दिखाऊंगा और उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। मुझे किसी भी तरीके से, ये जो 30 मार्क्स की आपकी एग्जाम है उसमें आपको 22 से ज्यादा मार्क्स मिले, इस हिसाब से आपकी तैयारी दिखाई देनी चाहिए। अंडरस्टूड माय पॉइंट। मीनवाइल अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब M3 की बात आती है, रादर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात आती है, तो भाई आलसी इंजीनियर के ऐप पे फुल कोर्स, फुल्ली क्यूरेटेड, सारे के सारे यूनिवर्सिटी आस्क्ड क्वेश्चन सॉल्व, सारे ब्रांचेस के लिए सब कुछ सॉल्व करके मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। आपको बस ऐप डाउनलोड करके डेमो सेशन देखना है और हाँ, अच्छे से करो। हर एक सेमेस्टर में हम लोग अपने कोर्सेज जो है वो अपडेट करते हैं, रीशूट करते हैं, रीसीक्वेंसिंग करते हैं, तो बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीजों के लिए। तो प्लीज अगर आपको थोड़ी भी डिफिकल्टी लग रही है M3 में तो रिस्क मत लेना। इन सेम में कम मार्क होने की वजह से बहुत सारे बच्चे जिनके एंड सेमेस्टर में स्कोर नहीं हो पाया था और वो फेल हो चुके हैं, तो प्लीज इस बात का ख्याल जरूर रखना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज की भाई जो 2 यूनिट है उसमें से सबसे पहला यूनिट जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इतने सारे टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम लोगों को फोकस करना है। अब इस फोकस को हम लोग किस तरीके से वर्कआउट करेंगे ये बस आपको मैं क्लियरली बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीजें एकदम से फिट बैठे। देखो, LDE का मतलब होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे हमेशा हम लोगों को y निकालना होता है और जो y अंकल होते हैं ना भाई साहब, वो 2 लोगों से बने हुए हैं। एक को बोलते हैं yc और दूसरे को बोलते हैं yp। yc का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और yp का मतलब है पर्टिकुलर इंटीग्रल। दोस्तों ये जो YC का कॉन्सेप्ट है जो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, दिस कॉन्सेप्ट इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी सम दैट यू आर डूइंग। इसका मतलब है आपको सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले आपको जो पार्ट खत्म करना है वो कौन सा वाला पार्ट होगा, YC का। सर कितना समय लगेगा, मैं बताता हूं इसको समय कितना लगेगा। भाई इसके सिर्फ 4 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स है, 1 2 3 और 4। ये चारों टाइप्स जो है वो आपकी डी की वैल्यू जो आती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये चारों टाइप्स के सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मूला लो और इसको आपको सबसे बढ़िया तरीके से आपको कैलसी पे रूट निकालते आने चाहिए। क्या निकालते आने चाहिए? रूट निकालते आने चाहिए। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जिनको कैलसी पे रूट निकालने नहीं आता है, इक्वेशन को सॉल्व करने नहीं आता है, तो भाई मैं बताता हूं, अपना जो ऐप है आप फ्री में सुनो, अपने ऐप पे आप अगर M3 का कोर्स ओपन करोगे, कॉम्प आईटी या फिर AIML का, तो आपको वहां पे एक प्री रिक्विजिट करके फोल्डर दिखाई देगा। उस फोल्डर में एकदम डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि आपका जो भी कैल्सी हो, जितने कैल्सी है मार्केट में, उस हिसाब से मैंने बताया हुआ है किस तरीके से रूट्स निकालना है। एक बार ये रूट्स आए तो इन चारों में से कोई भी टाइप आप इंप्लीमेंट करो और बात को खत्म करो। इसका मतलब है ये जो टॉपिक है ये आपके 30 मिनट से ज्यादा नहीं लेना चाहिए अगर आप इसको कैल्सी पे अच्छे से रूट सॉल्व करना सीख चुके होंगे तो। ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता, अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व PYQs, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पर। ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। अब YC तो कर लिया सर मैंने, फिर उसके बाद मैंने क्या करना है? देखो यार, मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख रहा हूँ, पहले आप YC करो। YC करने के लिए आपको टाइप लगेंगे और कैल्सी का रूट निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना है शॉर्टकट मेथड के लिए। कौन सी मेथड के लिए? शॉर्टकट मेथड। तो आपको बस मैं आइडिया दूं तो आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चले। ये जो शॉर्टकट मेथड है ना, ये खुद शॉर्टकट मेथड में तो लगती है, इसके साथ ये लगती है कॉचीज लीजेंडर्स में, इसके साथ ये लगती है आपके साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। मतलब ये ऐसा टॉपिक है, ये खुद शॉर्टकट मेथड में ही लगता है, साथ ही साथ आपके कॉचीज लीजेंडर्स के डिफरेंशियल इक्वेशन भी लगेगा और आपके साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी लगेगा। तो ऑलराउंडर टॉपिक है। सबसे पहले तो आपको इसी को खत्म करना है। जब आप शॉर्टकट मेथड की बात करते हो तो शॉर्टकट मेथड में देयर आर 7 केसेस, लेकिन ऑल 7 केसेस अपने को नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 और 7, उसमें से भी जो 3 है वो 2 और 3 सेम होने की वजह से आपको टोटल 7 केसेस जो दिखाई देते हैं
उसमें से सिर्फ 5 केसेस करने के हैं जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके रखे हैं। जब मैं ये बता रहा हूं तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि शॉर्टकट मेथड आप अच्छे से करना, तो आपका जितना समय होगा, जितना ज्यादा समय मैं यहाँ पे दे पाऊं, मैं ज्यादा समय देने की कोशिश करता हूं। लेट्स से कि यहाँ पे अपन 2.5 आवर्स ले लेते हैं, यानी कि ये दोनों मिला के आपका अभी तक 3 घंटे का पढ़ाई हो चुका है, ये कंसिडर करके आपको चलना है, बिकॉज शॉर्टकट मेथड काफी बड़ा पार्ट है कवर कराने के लिए। अब सर शॉर्टकट मेथड तो कवर किया, नेक्स्ट हमें क्या करना है सर? शॉर्टकट मेथड कवर करते ही आपको नेक्स्ट अटैक करना है कॉचीज और लीजेंडर्स पे। किस पे अटैक करना है? कॉचीज और लीजेंडर्स के डिफरेंशियल इक्वेशन पे। आप बोलोगे सर कहना क्या चाहते हो? ध्यान से देखना, कॉचीज और लीजेंडर्स जब हम लोग करेंगे, लिखता हूं यहां पे, तो कोई एक किया तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है, तो आपको बस किसी एक के लिए तैयारी करनी है, इधर कॉचीज या फिर लीजेंडर्स। अब यहां पे होता क्या है बताए, यहां पे आपको इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है, थोड़ी अजीब सी दिखती है, तो आपको वहां पे एक डमी वेरिएबल यूज करना है। कौन सा डमी वेरिएबल यूज करना है पता है आपको? आपको यूज करना है z को। यूजिंग z आप कॉचीज लीजेंडर्स इक्वेशन को कन्वर्ट करोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और एक बारी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आ गया तो आपका yc और आपका शॉर्टकट मेथड yp, उसको निकाल के आपको फाइनल आंसर में इसको कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है? देखो यार सर मैंडेटरी वाली चीजें बताओ, कंपलसरी वाली चीजें बताओ, तो मैं जो अभी बता रहा हूं ना वो सारी कंपलसरी वाली चीजें आपको चेक करना है। ये देखो भाई, ये आपके लास्ट के 2 पेपर थे, पेपर तो देख पा रहे हो आप। अब आप इतना डिटेल में तो सब देख नहीं पा रहे होंगे, तो मैं आपको यहाँ पे एकदम शॉर्ट में बताता हूँ। लास्ट के दोनों पेपर में फॉर्मेट क्या था देखो, आपको पहले तो 3 सवाल देते हैं, उसमें से एनी 2 सॉल्व करना पड़ता है। अभी जितना अपन ने डिस्कशन किया, मुझे बताओ अब तक के डिस्कशन में आपको कितने मार्क्स मिले होते? कौन है ये? शॉर्टकट मेथड किया अपन ने, किया। उसके बाद कौन है? वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब तक नहीं किया, नहीं किया, लेकिन यहां पे देखो आप कौन लिखा हुआ है मैंने, कॉचीज। इसका मतलब है आपको वैसे भी इनमें से कोई 2 सॉल्व करने थे, तो आप सीक्वेंस में शॉर्टकट मेथड कर सकते हो और उसके साथ कॉचीज कर सकते हो। बोलोगे नहीं नहीं सर कुछ ऑरिंग में है तो बताओ हमें, तो ऑरिंग देखना। अगेन ऑरिंग में शॉर्टकट मेथड है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, लेकिन अब कॉचीज हटके क्या हो चुका? लीजेंडर्स। इसका मतलब है हम लोग अभी फिलहाल जिस हिसाब से दिमाग चला रहे, ये 2 या फिर ये 2 तो अभी सॉल्व कर ही सकते हो, और एनी 2 का मतलब है भाई 10 मार्क तो जेब में आए हैं अब तक जितना डिस्कशन किया उसके हिसाब से। अंडरस्टूड माई पॉइंट? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर अब बताओ ना सर क्या करना है? देखो यार यही सीक्वेंस रखो पढ़ाई की, वापस बता रहा हूं, YC करो, फिर शॉर्टकट मेथड्स करो, फिर कॉचीज लीजेंडर्स करो, और एक बार कॉचीज लीजेंडर्स हो जाए तो आप इमीडिएटली जंप करना साइमल्टेनियस पे। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपने देखा होगा कि साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज किसका होता है? शॉर्टकट मेथड का ही होता है। मैं वापस बता रहा हूं, ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या होता है पता है? x होता है, y होता है, और इसके साथ एक और वेरिएबल होता है जो कि लेट्स से कि आपका t, यानी कि 3 वेरिएबल पे ये चीजें चलती है। मोस्टली जो इसके एग्जाम में सम्स आए ना वो राइट हैंड साइड में 0 हो चुके हैं, मोस्टली राइट हैंड साइड के 0 वाले सम्स आ चुके हैं। आप प्रीवियस पेपर जब रेफर करोगे तो you'll अंडरस्टैंड कि सर आपके क्या कहना चाहते हैं और किस हिसाब से इसको वर्कआउट करना चाहते हैं। ये देखो ये साइमल्टेनियस का क्वेश्चन है, 2 इक्वेशंस है, राइट हैंड साइड में देखो क्या लिखा है, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ये देखो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का सवाल है, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। सो थीम वाइज मैं बहुत सटीक तरीके से आपको बताने की कोशिश कर सकता हूं कि हो सकता है अभी भी इज इक्वल टू 0 वाला आए, लेकिन इसकी एक वैरायटी है कि राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ रहता है, तो आप वो वाले सम्स को भी ट्राई कर सकते हो। अब मुझे बताओ अभी तक यहां तक अपन आए, अब आपको जंप करना है और इमीडिएटली इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके ऊपर अटैक करना है, दैट इज सिमेट्रिकल सीक्वेंस। देखो सिमेट्रिकल के 2 टाइप बनते हैं, एक होता है मेथड ऑफ ग्रुपिंग और दूसरे को बोलते हैं मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। यूजुअली जो एग्जाम्स में सम्स आते हैं वो आते हैं मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स के ऊपर यूजुअली, लेकिन इन दोनों में से आपको कोई भी टाइप आ सकता है, आपको इन दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी। प्लीज डू नॉट स्किप दिस, जितने सम्स कर पाओ। लेट्स से कि भाई इसके 7-8 सम्स है मेरे नोट्स में, तो अगर 8 में से आपके 5 भी दिमाग में आ गए ना कि 5 समझे सर, 5 कर लो, लेकिन कर लो। ऐसा मत करो कि नहीं मैं एक भी सम नहीं करूंगा, क्योंकि साइमल्टेनियस और सिमेट्रिकल एक दूसरे को ऑरिंग में आता है। ये देखो ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ऊपर कौन है? सिमेट्रिकल, नीचे कौन है? साइमल्टेनियस। तो ये रिस्क मत लो। क्या होता है फॉर एग्जांपल आपको सिमेट्रिकल वाला आसान वाला क्वेश्चन आया, तो आपका जो 5 मार्क का पहला लॉट है ना, ये तो आप कर ही पाओगे। ये जो आपका सिमेट्रिकल है, ये अगर आपने किया हुआ आया तो लॉटरी लग गई, इधर के 5 और ये तो अपन ने 10 डिस्कस कर ही थे एट द सेम टाइम। अगर साइमल्टेनियस वाला आपने किया हुआ आया तो ये 5 तो आपको मिल जाएंगे और साथ में ये 10, यानी कि 15 में से 15 इस यूनिट की अपन किसी भी तरीके से ग्रैप कर सकते हैं। दोस्तों ये चीज आप देखो दिमाग में आ रही है क्या आपके? हैविंग सेड दिस, इतना करने के बाद सर आपको क्या लगता है? देखो भाई ये जो मैं यहाँ पे दिखाई आपको बता रहा हूं, ये सारा कंपलसरी वाला पार्ट है,
है ना। अब इसके साथ ये स्टेज 1 इतनी पढ़ाई तो आपको करनी है। अब स्टेज 2 में आप लोग करोगे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। किसको करोगे? देखो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इधर पे भी है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इधर पे भी है, तो वो ऑरिंग में आता है क्योंकि एनी टू करना है। तो अगर आपको किया हुआ समय है तो वेल एंड गुड, तो आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को इधर कर सकते हो। ये आपका स्टेज 2 रहेगा। ये स्टेज 1 में इतना करना है, ये स्टेज 2 में इतना करना है, और स्टेज 3 क्या होती है पता है? बची हुई चीज यार। अब बचा ही क्या, अगर आप ओवरऑल सिलेबस को देखोगे तो बचा है जनरल मेथड। फिलहाल तो जितना मुझे लग रहा है जनरल मेथड को आप SKIP कर सकते हो। तो SKIP करने के बावजूद अगर कहीं पे भी आया तो भी आपको एनी टू का अपॉर्चुनिटी है, तो भाई आपको जनरल मेथड नहीं किया तो भी चलने वाला है। इस बात का आप ख्याल रखना। अब ये था आपका यूनिट नंबर 1। आपके सारे पेपर्स सामने रखे हुए, सारा एनालिसिस करने के बाद आपके सर आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं, तो फुली आपके दिमाग में घुस चुका है। अब आगे बढ़ते यूनिट नंबर 2 के लिए, एक ऐसा यूनिट जिसको सब लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्म्स हमें सीखने हैं, वो भी 2, एक फोरियर है और एक जेड ट्रांसफॉर्म है। अब इसमें तो पहला सवाल आता है, सर जल्दी से बताओ मैं ऑप्शन में क्या डालूं। तो मैं आपको बताता हूं कि देखो 3 स्टेजेस बनेंगे, है ना। मैं बताता हूं कौन से 3 स्टेजेस, ध्यान देना। ट्रांसफॉर्म्स में 2 टाइप है, एक है फोरियर ट्रांसफॉर्म है, दूसरा है आपका जेड ट्रांसफॉर्म। ये 2 आपको सीखने, ये 2 आपको आपके सिलेबस में दिए हुए, फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म। यहां तक आप क्लियर हो। अब एक सर मैं फोरियर और जेड दोनों करना चाहता हूं, तो भाई वेल एंड गुड, फिर तो तू 30 आउट ऑफ 30 के पास जा रहा है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। मेरे को कोई यहाँ पे कोई शक नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। अब कुछ लोग ऐसे, सर ये बहुत टफ जा रहा है सर, जैसे कुछ डायरेक्ट सेकंड ईयर के बच्चे, उनको हो सकता है कि यार सर ये दोनों इकट्ठा आए तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूं, आपको इन दोनों में से 2 अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक, सर मैं जेड करता हूं फिर फोरियर नहीं करता हूं, या फिर फोरियर करता हूं और जेड को स्किप करता हूं। तो इसमें मेरा फायदा क्या होगा? देखो, अगर आप फोरियर और जेड दोनों करोगे तो आपको 15 मार्क्स तो मिलने ही मिलने, क्योंकि आप सब कुछ कर रहे हो। अगर आपने सिर्फ जेड ट्रांसफॉर्म किया तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और सिर्फ फोरियर किया तो आपको वापस से कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स। तो चॉइस किसके पास है? आप ही के पास है। तो आप देखो आपको इसमें से किसके लिए जाना है। अब आप मुझे पूछोगे कि सर बीइंग एन एवरेज इंजीनियरिंग स्टूडेंट, क्या आप हमें हेल्प कर सकते हो इसमें, हम लोगों ने किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए? तो मैं बताता हूं, आप मुझे पूछो तो मैंने मेरे सारे बच्चों को, क्लास के जितने भी सारे हैं जो ऑफलाइन को भी आते हैं, उनको बोला है कि आपको अगर ये दोनों, पहले तो दोनों करो, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी, लेकिन इतना समय नहीं है, इतना दिमाग नहीं चल रहा है, 1 घंटे में इतना सब कुछ खत्म नहीं हो रहा है, ऐसे अगर आपको लग रहा है तो बेस्ट ऑप्शन, आप फोरियर पे ज्यादा फोकस करो और जेड को ऊपर से करके जाओ। अब आप पूछोगे सर फोरियर को ही क्यों ज्यादा करे, हमें जेड करना है। तो अब आपको एक एक्चुअल रीजन में बताता हूं। ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ना, इसके कुल मिला के आपको सिर्फ कितने सम्स करने के पता है? कितने करने के? सिर्फ 16 सम्स में आपका पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्म खत्म होता है। लेकिन जब जेड ट्रांसफॉर्म की बारी आती है तो जेड ट्रांसफॉर्म में आप देखोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं आपको इतने सम्स करने पड़ते हैं। अब आप खुद अपना अंदाजा लगाओ, दिमाग तो आपके पास है ही कि भाई 16 सम हमें ज्यादा बेहतर रहेगा करने के लिए, या फिर 45 प्लस सम्स हमें करना ज्यादा बेहतर रहेगा। आप बोलोगे कौन से 16 सम सर? यही तो बोल रहा हूं, ऐप पे सब दिया है, कोर्स आपको लेना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये 16 सम्स पता चलेंगे। हाँ, आप टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हो, आई हैव नो इश्यूज एट ऑल, लेकिन वो कौन से 16 सम्स है ये आपको समझ में आना जरूरी है। उसमें से भी मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक सम टफ है, तो एक सम हट गया DUIS वाला, तो एक सम अगर बाय चांस हट गया तो ये कितने सम्स होंगे? 15 सम्स। चलो वो भी नहीं हटाते, वो कर लेंगे। 16 सम्स करो और फोरियर ट्रांसफॉर्म के पूरे 10 मार्क्स लेके जाओ। ये पॉलिसी आपको यहां पे दिमाग में रखनी पड़ेगी। और टॉपिक भी बहुत कम है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला, ये तो आपको YouTube के मेरे वीडियोस में भी मिल जाएगा, इसके लिए कोई आपको पे करने की जरूरत नहीं है, तो ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद फोरियर ट्रांसफॉर्म, और सिर्फ कॉन्सेप्ट में क्या है? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। भाई देखो, ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म तो खुद है ही है, जिसको मैं पापा ट्रांसफॉर्म बोलता हूं। इसके 2 बेटे हैं, ओरिजिनल फोरियर ट्रांसफॉर्म यानी कि पापा ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ये उनके बेटे हो चुके हैं। तो यहां पे आपको टोटली 3 ट्रांसफॉर्म्स के ऊपर काम करना पड़ता है, फॉर्मूला वाइज इनडायरेक्टली। अब इन्हीं के रिटर्न वर्जन्स भी रहेंगे। इनवर्स वाले वर्जन तो ये होगा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फोरियर क्या रहेगा? साइन ट्रांसफॉर्म। सबसे पहली चीज, इनके फॉर्मूलाज आपको तगड़े तरीके से याद रखना जरूरी है। मैंने बहुत सही ट्रिक्स के हिसाब से इसको सिखाया हुआ है ऑलरेडी। आप चाहो तो यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। विद दिस, पहले फॉर्मूला करने के बाद आपको इसकी प्री रिक्विजिट आनी चाहिए। 2
खतरनाक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको यहाँ पे लगेंगे ही लगेंगे, मतलब भाई बंधु इसके। तो ये देखो साइन बी यू या फिर कॉस बी यू, 3 लिख दो चलो ये, और सेम ई रेस टू ए यू, और इसका कौन सा वर्जन है, कॉस बी यू डी यू वाला। भाई ये मैंडेटरी है भाई, कंपलसरी है भाई, यहाँ पे आप कोई शॉर्टकट नहीं मारोगे। ये 3 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपके दिमाग में घुसाओ, क्योंकि ये 3 फॉर्मूलाज के ऊपर ही ये आपके 16 सम जो है वो किसी तरीके से बेस्ड है दोस्तों। अब UVDX किस तरीके से किया जाता है, तो आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला सिखाने के लिए मैं वापस भी बता सकता हूँ। पहले U लिखो, फिर U को बोर होगा तो वो डेरिवेटिव निकालेगा, फिर उसको और बोर होगा तो एक और बार डेरिवेटिव होगा। V का फर्स्ट एक बार इंटीग्रेशन होगा, V का 2 बार, V का 3 बार, इस तरीके से प्लस माइनस प्लस के हिसाब से आपकी कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगी। इसे कहते हैं UV रूल, जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ई रेस टू ए यू साइन बी यू स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ई रेस टू ए यू कॉस बी यू स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यहाँ पे UV रूल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करो। इवन और की एक कॉन्सेप्ट लगती है, क्योंकि आप देखोगे ये जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है ये वर्क होता है जब आपका फंक्शन क्या होगा, इवन, और ये वर्क होता है जब आपका फंक्शन क्या होगा, ऑड। मैं बस आपको ऊपर ऊपर का नॉलेज दे रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत दिल से लगता है कि आप लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला टॉपिक करना चाहिए। कुल मिला के बताओ आपको, सच्ची कसम से, अगर आप सिक्वेंशियली एकदम बेसिक से एक दिन में बैठे हो तो ये आप ऑलमोस्ट, मतलब विथ राइटिंग पूरा लिख के आप कितने में खत्म कर सकते हो पता है, 5 घंटे में खत्म कर सकते हो। तो 5 घंटे में अगर आपको कोई बता रहा है कि तेरे को 10 मार्क्स मिलेंगे 5 घंटे में, तो आपके लिए तो अच्छी बात हुई ना, है ना। हैविंग सेड दिस, अब देखो फोरियर की बात खत्म होने के बाद नेक्स्ट अपन जंप करते, कहां पे जंप करेंगे भाई साहब, जेड ट्रांसफॉर्म पे जंप करेंगे। जेड ट्रांसफॉर्म की जब बारी आती है तो नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े ज्यादा बनते हैं। आपको क्या करना है पता है, ये 2 टॉपिक्स बहुत अच्छे से करना है। स्टैंडर्ड पेयर्स होती है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड वाला एलिमेंट का राइट हैंड साइड आंसर क्या है ना, ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये और उसकी प्रॉपर्टी शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी आती है, स्केलिंग की प्रॉपर्टी आती है, मल्टीप्लिकेशन बाय डिवीजन बाय, ये वाले प्रॉपर्टीज आपकी आती है। ये 2 आपका एकदम सटीक तरीके से हुआ तो फिर आप अटैक कर सकते हो सम्स के ऊपर। बताता हूं, डायरेक्ट इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म पे जंप नहीं कर सकते हो। पेपर पैटर्न देखो, एक फोरियर का सम, एक इनवर्स फोरियर का सम। तो अपन ने यहाँ पे 5 लिए, यहाँ पे 5 ले लिए, 10 मिल गए। अब यहाँ पे आपको चॉइस है, एक तो जेड ट्रांसफॉर्म का सम करो या फिर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का सम करो। हैविंग सेड दिस, ये साइड पे भी देख लेना, यहाँ पे एक फोरियर का सम है और एक यहाँ पे इनवर्स का तो छोड़ दो अभी फिलहाल। हाँ देखो यहाँ पे इस सेक्शन में देखो, एक फोरियर का सम है, एक इनवर्स फोरियर का सम है, और यहाँ पे इन दोनों में से आपको ऑप्शन मिलता है जेड ट्रांसफॉर्म या फिर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब है जेड ट्रांसफॉर्म हमेशा ऑप्शन के साथ आता है, ईदर और, समझ रहे हो। अदर देन एप्लीकेशन देखोगे तो आपको हमेशा जेड ट्रांसफॉर्म में ऑप्शन मिलता है। तो मैं आपको बताऊं बेस्ट ऑप्शन, आप लोग फोरियर के 15 सम्स तो 16 सम्स तो कर ही रहे हो, आप क्या करो, स्टैंडर्ड पेयर और प्रॉपर्टीज करके इसके सिर्फ फोरियर वाले सम्स करो, मतलब सिर्फ जेड वाले सम्स करो, ना कि इनवर्स जेड वाले। फायदा क्या होगा मैं बताता हूं। फोरियर, इनवर्स फोरियर, 5 5 10, और इन दोनों में से आप अटैक कर सकते हो किसके ऊपर, जेड ट्रांसफॉर्म के ऊपर। थोड़ा और समय मिला, पढ़ाई को समय है तो ही इनवर्स की पढ़ाई करना, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। पर्सनली स्पीकिंग ये 10 और इसके साथ ये 5 मिलना आपको जरूरी है। कम ज्यादा होता है, कभी कम मार्क्स आ जाएंगे, 2-3 मार्क्स इधर उधर होने के चांसेस है, इसीलिए ये, या फिर इधर देखना फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, या फिर आपको ऑप्शन मिला जेड ट्रांसफॉर्म या फिर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म की। तो प्लीज सीक्वेंस फॉलो करना, सीक्वेंस से ही करोगे तो पहले पेयर्स और प्रॉपर्टीज ढंग से करके इमीडिएटली सम्स पे आप अटैक कर सकते हो। ये उसके बाद इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में 2 तरीके आते हैं, एक आता है पार्शियल फ्रैक्शन और दूसरा आता है इन्वर्जन इंटीग्रल। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है दोनों में से, तो आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। पार्शियल फ्रैक्शन उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन देयर इज एप्लीकेशन जो होता है वो एप्लीकेशन है डिफरेंस इक्वेशन वाला। कौन सा वाला, डिफरेंस इक्वेशन, जहां पे आपको z भी करना पड़ता है और जहां पे आपको इनवर्स z भी फाइंड करना पड़ता है। सो यहां पे दोनों यूज होते हैं। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन की पढ़ाई नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अंटिल यू आर गुड एट z ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स z ट्रांसफॉर्म। ये फॉर्मूले ज्यादा करने पड़ते हैं, नंबर ऑफ सम ज्यादा करने पड़ते हैं, तो चॉइस आपके पास है। पर्सनली स्पीकिंग आप इसको पकड़ सकते हो कि इसको अराउंड 6 घंटे लगेंगे, तो आप अपना कॉल ले लो। ये 6 घंटे में खत्म हो रहा है, ये 5 घंटे में खत्म हो रहा है, तो ये 11 घंटे का काम है भाई। ट्रांसफॉर्म्स बड़े, और ये जो मैंने आपको ओवरऑल बताया हुआ था, यहाँ पे देखोगे तो ओवरऑल अगर आप टाइम शेड्यूल के हिसाब से निकालो तो इसको मैं 8 घंटे दे रहा हूं। तो आप खुद सोचो कि आपको कितनी पढ़ाई करने की जरूरत है। यहाँ पे 8 घंटे और यहाँ पे दोनों कर रहे हो तो आपको लगेंगे 11 और 8 19 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 लाना है तो। फिर आप देखो किस तरीके से आप फिल्टर लगाते हो, लेकिन स्मार्टली फिल्टर लगाना। ये देखो भाई, ये आपके पेपर्स थे,
आपके सर तो ऐसे बात करेंगे नहीं, फोरियर इनवर्स फोरियर ये दोनों आएंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जेड करो या फिर इनवर्स जेड। इधर से उल्टा देखो, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म या फिर इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म का आपको ऑप्शन मिलता है। तो प्लीज शांति से ध्यान से करना। अगर आपका पेपर है 10 तारीख को, तो पढ़ाई 8 से शुरू करना, ना कि 9 तारीख से। आपको समय लगेगा, ये 19 घंटों की बात करिए मैंने, एक दिन में नहीं होता है, तो 2-3 दिन आपको देना पड़ेगा। डेडिकेटेड राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पेपर सॉल्विंग करना पड़ेगा। पेपर सॉल्विंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने सारे बच्चे ऑलरेडी ऐप पे कोर्स ले चुके हैं, उनका एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप पे मैं यूनिट 1+2 का पेपर डालने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए इन सेमेस्टर के। तो आप प्लीज वो पेपर का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मॉडल पेपर से बहुत फायदा होता है यार, जब आप आपके पेपर्स दोगे तब। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब, 1 घंटे में ये 2 यूनिट्स खत्म करने हैं, जिसमें बहुत समय जाता है। आपको लगता होगा आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, राइटिंग थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। तो अच्छा पेन यूज करना दोस्तों, पेंसिल भी अच्छे से लेके जाना, तो आपका टाइम नहीं जाना चाहिए। इस हिसाब से सिलेक्शन करना पड़ेगा। पर्सनली स्पीकिंग, क्वेश्चन का कौन सा और इनको कौन है, ये सिलेक्शन करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। होपफुली ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई है। कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसे लगा, और हाँ, फटाफट पढ़ाई के लिए लग जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।